वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो गामा किरण की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे कम होती है, लेकिन वेदन क्षमता जो होती है वो गामा किरण की सर्वाधिक होती है। ये याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। देखो मेरे दोस्तों, गामा किरण में विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के अनुसार सबसे कम तरंग दैर्घ्य और उच्चतम आवृत्ति अर्थात ऊर्जा होती है। इसके पास उच्च वेदन शक्ति होती है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए चिकित्सा अनुप्रयोग में किया जाता है। और गामा किरण की खोज किसने की थी? तो पॉल विलार्ड के द्वारा गामा किरण का खोज किया गया था। तो दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाइयों को दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाइयों को दर्शाता है? तो कैलोरी और जूल ऊर्जा की इकाइयों को दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कैलोरी और जूल मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में देखे गए साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। श्वेत प्रकाश में देखे गए साबुन के बुलबुले कैसे दिखाई देते हैं? रंगीन। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों? श्वेत प्रकाश में देखे गए बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के व्यतिकरण घटना के कारण श्वेत प्रकाश में देखे गए साबुन के बुलबुले कैसे दिखाई देते हैं? तो रंगीन दिखाई देते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वह दर्पण क्या कहलाता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा होता है? वह दर्पण क्या कहलाता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? तो बाहर की ओर मुड़ा होता है। वह दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण। दोस्तों, कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। देखो दोस्तों, उत्तल दर्पण चम्मच के पिछले भाग की तरह बाहर की ओर मुड़ा होता है। इस तरह से दोस्तों, इस तरह से दोस्तों, उत्तल दर्पण में समान बिंदु से निकलने वाला प्रकाश दर्पण की सतह से परावर्तित होकर अपसारित हो जाता है। उत्तल दर्पण में समान बिंदु से निकलने वाला प्रकाश दर्पण की सतह से क्या होता है? तो परावर्तित होकर अपसारित हो जाता है। इसीलिए उत्तल दर्पण को कभी कभी अपसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इन दर्पण में जिस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है वह सदैव काल्पनिक या आभासी होता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग वाहन के रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है और सोडियम परावर्तक लैंप में इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो हमारा अगला प्रश्न है, स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं? तो क्या बोलोगे दोस्तों आप कि उच्च रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। रक्तचाप मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, स्फिग्नोमैनोमीटर का आविष्कार 1881 में सैमुअल सिगफ्राइड कार्ल रिटर वॉन वॉस ने किया था। देखो, विद्युत धारा दोस्तों, विद्युत धारा की माप होती है एमीटर से, वायु की गति एनीमोमीटर से और आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से मेरे दोस्तों। और स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो रक्तचाप मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से। देखो, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापते हैं ऑडियोमीटर से। ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। ऑक्सैनोमीटर से पौधे की वृद्धि मापते हैं। लक्सीमीटर से प्रकाश की तीव्रता मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापते हैं। हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापते हैं। हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता मापते हैं और मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप बता दो कि दूध की सापेक्षता किससे मापते हैं? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार कितना है? तो 1/6। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार कितना है? तो 1/6 है। देखो दोस्तों, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/100 गुना है और चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या का 1/4 गुना है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/100 गुना है।
दोस्तों। और चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है, 1/4 गुना है दोस्तों। दोबारा रिपीट हो चुका है, याद रखना कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है, 1/100 गुना, और चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या का कितना है, तो 1/4 गुना। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार कितना होगा, 1/6 होगा। अगला प्रश्न है, तारे टिमटिमाते, तारे की टिमटिमाहट के लिए कौन सी परिघटना होती है। तारे की टिमटिमाहट के लिए कौन सी परिघटना होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं। अपवर्तन के कारण, तारों की जो टिमटिमाहट होती है वो अपवर्तन के कारण होती है, और तारों का जो रंग होता है वो उसके ताप का सूचक होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी भौतिक राशि बोतल का ढक्कन खोलने के लिए जिम्मेदार होती है, तो बलाघूर्ण दोस्तों, बल आघूर्ण बोतल का ढक्कन खोलने के लिए जिम्मेदार होती है। देखो, बल आघूर्ण का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो जाइरोस्कोप में घूमना और मुड़ना दोस्तों, ये बल आघूर्ण का उदाहरण है। एक लोलक या पैराशूट झूलते समय बल आघूर्ण लगा होता है। एक लोलक या पैराशूट में झूलते समय क्या लगा होता है, बल आघूर्ण लगा होता है। साइकिल की सवारी करने वाला व्यक्ति दोस्तों बल आघूर्ण का इस्तेमाल करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पायरोमीटर किसकी मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, पायरोमीटर किसकी मापन में प्रयोग किया जाता है, तो उच्च ताप के मापन में पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। देखो दोस्तों, पायरोमीटर, इसकी सहायता से अत्यधिक ताप, उच्च ताप की माप की जाती है। पायरोमीटर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है रेडिएशन पायरोमीटर अर्थात विकिरण उपतापमापी, इसमें गर्म वस्तु से निकलने वाले विकिरण की माप करके वस्तु का ताप ज्ञात करते हैं। और एक होता है प्रकाशीय उपतापमापी दोस्तों, अर्थात ऑप्टिकल पायरोमीटर, इसके द्वारा गर्म वस्तु की चमक के आधार पर उसका ताप ज्ञात करते हैं। तो पायरोमीटर से उच्च ताप ज्ञात करते हैं, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न, रडार। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रडार का उपयोग दोस्तों कहाँ करते हैं, तो रडार का उपयोग करते हैं रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति जानने में रडार का प्रयोग करते हैं। रडार का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रडार का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में रडार का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है, देखो दोस्तों, अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने में निम्नलिखित में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो सोनार का प्रयोग करते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने में निम्नलिखित में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो सोनार का प्रयोग करते हैं। देखो मेरे दोस्तों, सोनार का फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार का फुल फॉर्म है। और सोनार में दोस्तों सोनार यंत्र जो है ये परासर्व तरंग के माध्यम से महासागर में डूबी किसी वस्तु का पता लगाती है। कौन सा तरंग दोस्तों, परासर्व तरंगों के माध्यम से सोनार क्या करती है, तो महासागर में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाती है। एक पारसेक बराबर क्या होता है दोस्तों, तो एक पारसेक बराबर मेरे लाल एवं लालियों याद रखना 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों मारना आपको है, तो 3.25 प्रकाश वर्ष जो होता है एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो एक पारसेक बराबर क्या होता है, तो 3.25 प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक पारसेक बराबर तो 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, पारसेक दूरी की इकाई है जो सौर मंडल के बाहर स्थित सुदूर खगोलीय पिंडों की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। और एक पारसेक बराबर क्या होता है, तो 3.262 प्रकाश वर्ष एक पारसेक बराबर होता है। पारसेक किसकी इकाई दोस्तों है, तो दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 दोस्तों। एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट, तो 746 वाट, याद रखना मेरे दोस्तों। देखो, अश्वशक्ति मापने की इकाई जो है दोस्तों, अश्वशक्ति मापते हैं किससे दोस्तों, 746 वाट। एक हॉर्स पावर क्या होता है, 746 वाट, और अश्वशक्ति मापने की यह इकाई है। एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट। अश्वशक्ति शब्द का प्रयोग जेम्स वाट द्वारा सर्वप्रथम वास्प इंजन में किया गया था। याद रखना, अश्वशक्ति का प्रयोग किसने किया था, जेम्स वाट ने। और किसने किया था, तो वास्प इंजन में इसका प्रयोग किया गया था। क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। जब व्यक्ति किसी ठोस चीज़ में मारता है तो उसके हाथों में चोट आ जाती है। इसका दोस्तों कारण क्या है, क्या कारण है कि ऐसा होता है, तो प्रतिक्रिया के कारण ऐसा होता है।
किस कारण से होता है? प्रतिक्रिया के कारण दोस्तों ऐसा होता है। देखो, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अतः जब कोई व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करता है तो चट्टान द्वारा भी उसी परिणाम में एक प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है, जिस कारण से व्यक्ति को भी हाथ में चोट लगती है। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित नहीं हो सकती है, त्वरित हो सकती है, सदैव त्वरित होगी या वेग असमान रहेगा? तो इसका आंसर मेरे लाले बंगाली हो जाएगा, त्वरित हो सकती है। एक समान गति के साथ वस्तु क्या होगी? त्वरित हो सकती है। यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग नियत होगा, और एक समान गति के साथ कोई पिंड या वस्तु त्वरित हो सकती है, जिसे एक समान त्वरित गति भी कहते हैं। याद रखना मेरे दोस्तों। तो एक समान गति के साथ कोई वस्तु त्वरित हो सकती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखो, यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग नियत होगा, और एक समान गति के साथ कोई पिंड या वस्तु क्या होगी? त्वरित हो सकती है, जिसे एक समान त्वरित गति भी कहते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति का नियम किससे संबंधित? जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन के गति का पहला नियम को दोस्तों जड़त्व का नियम के नाम से भी जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना होगा? एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना होगा? तो केंद्र की ओर झुकना होगा मेरे दोस्तों। किस ओर झुकना होगा? केंद्र की ओर। देखो, जब कोई साइकिल चालक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे अपनी स्थिति को संतुलन बनाने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए साइकिल चालक को केंद्र की ओर झुकना पड़ता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? एक नाव जल में कब नहीं डूबेगी? जब उसके द्वारा विस्थापित बल किसके बराबर होगा? तो याद रखना दोस्तों, नाव के भार के जब बराबर होगा उसके द्वारा विस्थापित बल, तो नाव क्या होगी? नाव नहीं डूबेगी, नाव पानी में तैरती रहेगी। तो दोस्तों, जब एक नाव अथवा कोई भी वस्तु तरल में तैरती है तो उस तरल द्वारा ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाया जाता है। जब एक नाव अथवा कोई वस्तु तरल में तैरती है तो उस तरल द्वारा ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाया जाता है। और आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, आर्किमिडीज ने तैरने का सिद्धांत दिया था। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूब जाती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। तो मैंने पिछले प्रश्न में दोस्तों मैंने आपसे क्या पूछा था? तो एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? तो नाव के बराबर होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? रेल की गति दोस्तों रूपांतरित गति का उदाहरण है। रेल की गति, अब आपके मन में आया होगा कि रूपांतरित गति क्या है? तो रूपांतरित गति में वस्तु के सभी भाग समान दिशा तथा समान समय में एक समान वेग से समान दूरी तय करती है। रूपांतरित गति में क्या होता है? तो वस्तु के सभी भाग समान दिशा तथा समान समय में एक समान वेग से समान दूरी तय करती है। दोस्तों, यही आपका रूपांतरित गति है। अगला प्रश्न है, धोवन सोडा अर्थात वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा अर्थात वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम मेरे प्यारे दोस्तों क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का आप सूत्र बता दो कमेंट बॉक्स में कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा। दोस्तों देखो, व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट। सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स। खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। और कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों,
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। देखो दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से रोग होता है मसूड़े का फूलना, और स्कर्वी बीमारी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। और इसका स्रोत क्या है? तो आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी विटामिन सी का सर्वोच्च स्रोत है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। देखो दोस्तों, विटामिन A1, दोस्तों विटामिन ए का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। विटामिन बी का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन B2 का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, और विटामिन B3 का नाम क्या है? तो नियासिन है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। विटामिन B1 का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन B2 का नाम क्या है? थायमीन। विटामिन B3 का नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। और विटामिन B3 का नाम क्या है? तो नियासिन है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। सूत्र आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ कहा जाता है किसी? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। 25 का आंसर हो जाएगा ए दोस्तों अब कुछ स्टैटिक है, जैसे कि विद्युत धारा की उपस्थिति जांच करते हैं गैल्वेनोमीटर में, विद्युत धारा मापते हैं आमीटर में, वायु गति मापते हैं एनीमोमीटर में, वायु की दिशा ज्ञात करते हैं विंडवैन में, विभवांतर मापते हैं वोल्टमीटर में, भूकंप की तीव्रता मापते हैं सिस्मोग्राफ में, ताप मापते हैं थर्मामीटर में, और उच्च ताप मापने में दोस्तों पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप को मापने में पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण साइंस का 25 प्रश्न। जानकारी कैसा लगा इसका फीडबैक दोस्तों आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों अब कुछ प्रश्न के जवाब देने हैं आपको कमेंट बॉक्स में, कि मनुष्य का हृदय धड़कता है दोस्तों मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में कितनी बार? मानव खोपड़ी में हड्डियां होती दोस्तों कितनी हैं? रक्त को शुद्ध कौन करता है? और श्वेत रक्त का जीवन काल जो होता है वो कितने दिनों का होता है? तो इस चारों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।